दोस्तों, पुनः आपके सामने आज इडू ग्लोबल स्टडी के ओर से के परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को क्लिक किया, देखा और शुरुआत की। आज आप लोग के सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है, क्योंकि मैं इससे पीछे क्लास में आप लोगों को बिहार स्पेशल का वीडियो दे रहा था और दिया भी जाएगा, अभी कंटिन्यू है। लेकिन बहुत बच्चों का डिमांड हुआ, सर और एक सब्जेक्ट को साथ-साथ स्टार्ट किया जाए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। और उसी बच्चे को डिमांड को देखते हुए आपने आपके सामने भारतीय भूगोल को स्टार्ट किया है। हम जानते हैं सामान्य अध्ययन को पढ़ने के लिए आपको भूगोल का जानकारी बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि भूगोल का जानकारी नहीं है और यदि आप पॉलिटी या इतिहास या कोई भी अन्य चीज़ पढ़ते हैं तो आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए आप लोग को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक भारतीय भूगोल का चैप्टर को मैंने शुरुआत किया। और भारतीय भूगोल को पढ़ने के लिए हम आपको पहले 1 से 2 घंटा की क्लास में या 1-2 वीडियो आपको बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आइए, भारतीय भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन भारतीय भूगोल के पढ़ने से पहले मैं आपको आज की क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। क्योंकि आज हम लोग पृथ्वी हो, मंगल ग्रह हो, सूर्य हो, तारा हो, चंद्रमा हो, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सभी का सभी ब्रह्मांड में अपने आप को विचरण कर रहा है, घूम रही है, एक दूसरे का परिक्रमा कर रही है। और उसी के बारे में आज हमको समझना है, जो कि मैंने कुछ बातें लिखी हैं। सो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना डिले किए हुए हम अपने बिंदु पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने इस प्रकार का एक मैंने आकाशीय पिंड बनाया है। आज आप लोग जो देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में चंद्रमा है, तारा है, सूर्य है, करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में है। लेकिन यह कुछ समय की पहले मतलब करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले ये कुछ कहीं नहीं था। ये कुछ नहीं था, बाद में सारी उत्पत्ति हुई। इसकी बातें आज हम काफ़ी डिटेल्स में आप लोग के सामने रखेंगे। एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज की क्लास भारत के सभी लोगों को देखना चाहिए। आप यदि किसी चीज़ का तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं, कोई मायने नहीं रखती है। आपको ये आज का वीडियो, आज की क्लास अवश्य, आपको कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, इसको निकाल को आपको देखना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन लाइफ, आप जहाँ हैं, आपकी मानव का जो जीवन है वो भी समझना है। तो किस तरह से ब्रह्मांड, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड में रहते हैं, तो उसकी आपकी जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए आइए, आज से अनुमान लगाया गया है 1500 करोड़ साल पहले। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 1500 करोड़ साल पहले, 1500 करोड़ साल पहले, 1500 करोड़ साल पहले का मतलब होता है, इसको जब हम जानते हैं 100 करोड़ बराबर होती है, 100 करोड़ बराबर होता है 1 अरब। तो इसको 1500 करोड़ बोलिए या 15 अरब साल पहले बोलिए। 15 अरब साल पहले, ये सभी एक ही मात्रक है। या तो 1500 करोड़ साल पहले बोलिए या 15 अरब साल पहले बोलिए, या इसी को 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है। तो या हम कह सकते हैं 1 बिलियन साल पहले, 1 बिलियन साल पहले पूरे ब्रह्मांड में कुछ कहीं नहीं था, एकमात्र आकाशीय पिंड था, बहुत बड़ा पिंड था। और जब पूरे समस्त ब्रह्मांड का जितने भी था, सभी एक ही में समाया हुआ था। दैट इज कॉल्ड आकाशीय पिंड। कुछ न सूरज था, न कोई पृथ्वी था, न कोई चंद्रमा था, न कोई बुध ग्रह था, कोई न शुक्र ग्रह था, कुछ कहीं नहीं था। आज से 1500 करोड़ साल पहले या 15 अरब साल पहले या 15 बिलियन साल पहले पूरे ब्रह्मांड में एक ही पिंड था, दैट इज कॉल्ड आकाशीय पिंड। और जब एक जगह सारी चीज हो जाती है, सारी द्रव्यमान एक जगह उपस्थित हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाती है। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी पर, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, यदि हम इसको छोड़ेंगे दोस्तों तो ये नीचे की ओर गिर रही है। इसका मतलब पृथ्वी के पास खुद गुरुत्वाकर्षण बल है। आप चल जाइए चंद्रमा पे, अलग बात है, चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी से भी अधिक गुरुत्वाकर्षण, आप सूर्य के पास चले जाएंगे तो सूर्य के भी पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जितने भी ब्रह्मांड में पिंड है, सभी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है।
तो 1500 करोड़ साल पहले ये जो आकाशीय पिंड था इसके पास भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल था, इतना बल था जो अनंत मात्रा में था, थोड़ा बहुत नहीं था। और जो ही गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो उसके पास घनत्व होगा, वो भी अनंत मात्रा में था। और जब गुरुत्वाकर्षण बल घनत्व होगा तो उसके पास भी ऊर्जा भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा। और जब किसी के पास ऊर्जा होगी तो हम जानते हैं ऊर्जा को न तो हम लोग क्रिएट करते हैं, न ऊर्जा को हम विनाश करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हुआ बात यही, इस पिंड के पास अनंत एनर्जी हुआ, ऊर्जा हुआ, अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था, अनंत घनत्व था। मतलब क्या, इसके पास आकाशीय पिंड के पास ये सारा चीज अनंत मात्रा में था, अनंत मात्रा में था। और जब अनंत मात्रा में हो जाती है, जब किसी चीज में अत्यधिक हो जाती है, तो हुआ क्या, 1500 करोड़ साल पहले, 1500 करोड़ साल पहले इस पिंड में अचानक एक विस्फोट हुआ। याद रखेंगे, अचानक विस्फोट, विस्फोट का मतलब होता है फूट जाना। जैसे हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पे कोई फटाका फोड़ते हैं, आग लगाते हैं तो विस्फोट हो जाती है, बड़े छोटे छोटे कण में ये विभाजित हो जाती है। तो अचानक इस पिंड के पास इतना एनर्जी था, इतना इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल था, घनत्व था, अचानक विस्फोट हो गया। दैट इज कॉल्ड बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत। और इस विस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत आज से 1500 करोड़ साल पहले हुआ। और इस चीज को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेमेथियर, याद रखिएगा, पूछा जाएगा बिग बैंग सिद्धांत को किसने विस्फोट किया था। तो यहां पर लिखता हूं, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था, जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, पूछा गया है क्वेश्चन। से बताइए, बिग बैंग सिद्धांत जो ये महाविस्फोट हुआ, इसका जो सिद्धांत हुआ, कंसेप्ट हुआ, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उन्होंने ही इस बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोट का भी सिद्धांत को कहा था। तो इस विस्फोट को हम लोग, या बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग, बिग बैंग सिद्धांत को बराबर महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट कहा गया। और बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोट किया, और इस पे और विस्तृत रूप से, क्योंकि इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया लेकिन पूरा जानकारी नहीं था, कुछ बातें इसमें छूट गई थी। और इस पूरे महाविस्फोट के सिद्धांत को विस्तृत जानकारी रॉबर्ट वैगनर ने दिया था। एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बातों को एक दो प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 1 प्रश्न हम लोग को ये जानना है, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों कापी लेके बैठेंगे, प्रत्येक क्लास आपको करना है, काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाऊँगा और एक एक चीज़ को देखेंगे, तो इसलिए प्रथम क्लास से आपको मेरे साथ चलना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो पूछा जाएगा बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत दिया था, बिग बैंग सिद्धांत दिया था। तो याद रखेंगे जॉर्ज लेमेथियर, जॉर्ज लेमेथियर, ये जरूर क्वेश्चन लिख लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत जानकारी किसने दिया था। तो रॉबर्ट वैगनर ने दिया था। तो याद रखेंगे बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत जानकारी दिया था। इसका आंसर होगा आपका रॉबर्ट वैगनर ने दिया था। आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
जब इसका महाविस्फोट हुआ तो हम जानते हैं, थोड़ा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात अभी बहुत कुछ करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आइए एकदम बारीकी से समझिए, हम आप लोग को काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, ये हमारा जो पिंड था आकाशीय पिंड, ये आकाशीय पिंड है, ये आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड। और जब इसमें महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटे 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 कण के रूप में विभाजित हो गया। छोटे छोटे कण के रूप में क्या हुआ, विभाजित हो गया। क्योंकि जब कोई बड़ा पिंड जब टूटेगा, विस्फोट होगा, तो ये छोटे छोटे पिंड में क्या होगा, विभाजित हो गया। और ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फैल गया। गौर से समझिएगा, जब ये आकाशीय पिंड विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, ये जो पिंड था छोटे छोटे पिंड में परिवर्तित हो गया। और सबसे पहले एक गैस का निर्माण हुआ, क्योंकि छोटे छोटे पिंड भी हुआ और गैस का भी निर्माण हुआ। तो पूछा गया है, बताइए कौन सी गैस सबसे पहले ब्रह्मांड में बना हुआ था। तो याद रखेंगे, सबसे पहले जो गैस बना था वो हाइड्रोजन गैस बना था। तो देखिए, जब ये विस्फोट हुआ तो उस समय ब्रह्मांड में तीन चीज़ का उत्पत्ति हुआ। पहला, तो विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में तीन चीजों का उत्पत्ति हुआ। पहला, एक समय का उत्पत्ति हुआ। यदि समय देखा जाए तो समय की गणना हम लोग यहीं से करते हैं। हम लोग आज के समय की बात करें तो 1500 करोड़ साल पहले से पहले कुछ भी हम लोग को पता नहीं है, क्या था नहीं था। तो सबसे पहले यदि विस्फोट के बाद पृथ्वी या ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई तो तीन चीज हुई थी। एक, समय का कैलकुलेशन करना सीख गए हम लोग, तो एक समय का ज्ञान हुआ, याद रखेंगे काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है, पदार्थ का उत्पत्ति हुआ, पदार्थ का उत्पत्ति हुआ। और तीसरा, स्थान का उत्पत्ति हुआ। जो आज पृथ्वी है एक स्थान है, जगह है। यह उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी कब बना, यही विस्फोट के बाद बना है। तो विस्फोट के बाद पूछा जाएगा, ये जब ये आकाशीय पिंड विस्फोट किया तो विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में तीन चीजों की उत्पत्ति माना गया, समय, पदार्थ और स्थान। पदार्थ की बात किया जाए, समय की बात किया जाए तो समय कितना समय पहले क्या हुआ था, तो समय जो है आज से 1500 करोड़ साल पहले ये जन्म हुआ, करोड़ साल पहले। पदार्थ के रूप में तत्व का निर्माण हुआ। तत्व के रूप में हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, पॉजिट्रॉन की बात करेंगे। ये सारे चीज की उत्पत्ति विस्फोट के बाद हुआ है। इससे पहले तो कुछ नहीं था, एक आकाशीय पिंड था, सभी एक साथ था। लेकिन जब यह विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद हमारे ब्रह्मांड में तीन चीजों की उत्पत्ति हुई, याद रखेंगे, समय, पदार्थ और स्थान। स्थान का मतलब हुआ स्पेस। आज हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक प्रकार का, पृथ्वी पर जो स्थान है, ग्रह है, उपग्रह है, इस सारा चीज की उत्पत्ति विस्फोट के बाद ही हुई है। तो याद रखेंगे, विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में तीन चीजों की उत्पत्ति हुई, समय, पदार्थ और स्थान। इतना चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जब ये आकाशीय पिंड विस्फोट हुआ तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे पिंड के साथ ये छोटे छोटे पिंड है, ये भी पिंड है, और बड़ी मात्रा में ये गैसेज है जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहा है, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ 3 प्रश्न आ गया, पूछा जाएगा ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा तत्व का विकास हुआ था, बना था, तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 2-3 प्रश्न लिखेंगे। नंबर 1 प्रश्न की बात करें तो आइए नंबर 1 क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कौन सा तत्व बना था, कौन सा तत्व बना था, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। सबसे जड़ यही है, आज जितने भी आप देख रहे हैं तारा, सूरज, चांद्र, सभी हाइड्रोजन गैस के ही नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्ति हुई है। तो आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड में सर्वप्रथम कौन सा तत्व बना था, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका कौन सा आंसर होगा, हाइड्रोजन। यदि हमसे क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम कौन सा गैस बना था, तब भी आंसर मेरा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनेगा। एक मिनट इसको हटाइए, यहाँ पर ये लिखेंगे पिंड है, ये छोटे छोटे पिंड है ये सभी, ये पिंड क्या होता है हम आगे बात करते हैं। यदि तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, हमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन सी गैस है, तभी हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन देखिएगा, याद रखेंगे, आज जितने भी हमारे पिंड बना हुआ है, सभी पिंड का जो मूल जड़ है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा पिंड का निर्माण हुआ है, पिंड का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने ये हाइड्रोजन गैस, जब ये विस्फोट हुआ था तो बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकला हुआ था और ये गैस के साथ साथ छोटे छोटे पिंड का विकास हुआ था। तो ये 4 प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत कुछ जानेंगे। ज्योग्राफी का क्लास है, हम इंडियन ज्योग्राफी भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था 2-4 क्लास हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक बात पर, ब्रह्मांड की बात करेंगे। ब्रह्मांड की बात जब हो जाएगा तब हम लोग पृथ्वी पर आएंगे, पृथ्वी के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। लेकिन पृथ्वी आया कहाँ से, तो पृथ्वी तो आकाशीय पिंड से आया है ना, वहाँ विस्फोट से ही तो आया है। तो पहले इसकी मूल बातों को जब हम समझ जाएंगे तो बहुत सा बातें हमको आपस में को रिलेट करेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास इतनी बातों को आप समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझता है तो वीडियो को थोड़ा रिव्यू करके देखिए, समझिए। और मैं बहुत कुछ बोलता हूँ जो वहाँ पर लिखना भी नहीं, लिखते भी नहीं है, तो उसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिए। आप एक स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, TRE 4, TRE 5 या किसी प्रकार की कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, तो मैं ये जो बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको एक कॉपी में ज़रूर लिखिए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे वीडियो को बढ़ाते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जब ले लिए हैं तो हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चलिए
अब हमको ये समझने की कोशिश करना है, जब ये विस्फोट हुआ तो मेरे पास बहुत सा पिंड आया, बहुत सा गैसेज आया। अब गैसेज आने के बाद एक सबसे पहले इसमें हम लोग एक प्रकार की ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो जब यह ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड से आइए यहां पर प्रश्न बन जाता है। जैसे देखिए, बात करते हैं, ब्रह्मांड है एक प्रकार की, हम लोग ब्रह्मांड का कभी कभी पूछा जाता है आकार कैसा होता है, तो एक प्रकार की स्पाइरल रूप में होता है। तो ब्रह्मांड है, तो देखिए ब्रह्मांड में ये बहुत सा तारा है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, बहुत सा तारा है, याद रखेंगे हम जो बना रहे हैं ये सब तारा है। ब्रह्मांड में अरबों से अरबों तारा आपको विद्यमान मिलेगा, ये तारा है, और हर एक तारे के पास अपना ग्रह और उपग्रह होता है। तो मान के चलिए ये जो विस्फोट हुआ, हाइड्रोजन गैस प्राप्ति हुआ, और हाइड्रोजन गैस के बाद, हाइड्रोजन गैस का नाभिकीय संलयन होने के बाद तारा का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को लिखा देते हैं यहाँ पर नोट में। हाइड्रोजन गैस के नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन गैस के नाभिकीय संलयन के द्वारा तारा, तारा का मतलब स्टार का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर हम लोग बात समझेंगे, ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में बहुत सा आकार तारा है। तो यहां साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, भूगोल वैज्ञानिक लोग ने क्या किया, इसको पूरे ब्रह्मांड को अध्ययन करना एक साथ नहीं सही होगा, तो क्या किया, यहां पर तारों का एक समूह बनाया। जैसे मान के चलिए एक ये तारा है जिसमें अरबों की संख्या में, यहाँ तो मैंने 5-10 लिखाया है, इसमें बहुत सा तारा है। गौर से समझेंगे, बहुत कुछ मैं जानकारी आज देने वाला हूँ। आज थोड़ा क्लास कुछ लंबा हो, हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 भी बनाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको कम समय में अधिक जानकारी आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आपको कभी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो आप काफ़ी चीज़ पढ़ने के बाद जितना समझेंगे, आप ये वीडियो जब देख लेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग क्या किए, इस ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में तारा है, तो तारे के समूह को हम लोग एक बांट लिए। जैसे एक ये आकाश तारा का समूह हो गया, एक ये तारा का समूह हो गया, ऐसा ऐसा इस यहाँ पर भी एक तारा का समूह बना लिए हम लोग, तारा का समूह। तो एक प्रश्न आप लोग के सामने है, तारा के समूह को क्या कहा जाता है? जब अरबों खरबों की तारा का जो समूह होता है अरबों का, तो अरबों और खरबों तारा की समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारा को समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। एक आकाशगंगा में 100 से लेकर 200 अरब की संख्या में तारा होती है। तो ये हमारा जब ब्रह्मांड है, जब ये ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं, ये मान के चलिए ये पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड में ये, इसको हम लोग कहते हैं आकाशगंगा, याद रखेंगे, आकाशगंगा। आकाशगंगा पूछा जाएगा, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो कहिएगा सर, तारा को समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। तारा या तारों के समूह को, तारा के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, तारा के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और एक आकाश गंगा में हम लोग बात करेंगे कितना तारा होती है, तो 100 से लेकर 200 अरब की संख्या में तारा होती है। और उसी प्रकार से ऐसा ऐसा आकाशगंगा एक नहीं है ब्रह्मांड में, इसकी भी संख्या 100 से लेकर 200 अरब की संख्या में है, अनुमान लगाया गया है, कोई तो इसको काउंट तो नहीं किया गया है। तो हमसे ये ऐसा ऐसा एक ही आकाशगंगा नहीं, ये भी आकाशगंगा है, ये भी आकाशगंगा है।
ये भी आपके पास आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, ये भी आपके पास आकाश गंगा है, आकाश गंगा है। तो एक सवाल बन जाती है आप लोगों से, पूरे ब्रह्मांड में, अब आगे चलते हैं, देखिए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले विस्फोट कराया, विस्फोट के बाद हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई, हाइड्रोजन गैस से तारा का निर्माण हुआ, और ऐसा ऐसा तारा पूरे हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में है। लेकिन हम लोग क्या किए, तारा का एक समूह बनाया, उसे आकाशगंगा कहा गया। और इसी प्रकार से ऐसा ऐसा आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में 100 से लेकर 200 करोड़ की संख्या में आती है। यहाँ हमारे पास एक दो सवाल बन जाती है, एक दो सवाल को हम लोग देखते हैं। सभी को कायदे से लिखते जाइए, समझते जाइए, हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनाए, फिर 1 2 3 4 5 बनाए, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए, साथ साथ हमारे साथ चलिए, कॉपी में लिखते चलिए, और सभी बिंदु को लिखते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा कितना है? कुल आकाशगंगा पूछा जाएगा, तो बताइए संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा कितना है? याद रखिएगा, इसकी संख्या 100 से लेके 200 अरब के बीच है। आपसे पूछा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा क्या है, तो क्या कहिएगा? 100 से लेकर 200 अरब के बीच में है। और आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो ऐसा ऐसा तारा का समूह को, आकाशगंगा के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है, पूरे ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा 100 से लेकर 200 अरब है। और अभी जस्ट आप बोले हैं आकाशगंगा उसको कहते हैं जो तारों के समूह को होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आकाशगंगा में बहुत सी संख्या में तारा होगा। तो हम अगला क्वेश्चन होगा, एक आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में, आकाशगंगा को हम लोग इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है, गैलेक्सी। तो एक आकाशगंगा में पूछा जाए आपसे, एक आकाशगंगा में कुल तारों की संख्या, कुल तारों की संख्या क्या होगी? कुल तारों की संख्या क्या होगी? तो इसका भी संख्या 100 से लेकर 200 अरब के बीच होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा 100 से लेकर 200 अरब हुआ, और एक आकाशगंगा में कुल तारों की संख्या 100 से लेकर 200 अरब के बीच में। और ऐसा ऐसा पूरे ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगा है। और इसी तरह से देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में तारा की संख्या कितना होगा? तो 100 अरब गुणे 100 अरब, बहुत सी संख्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग को सिर्फ ये समझना है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब तारा हुआ, 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में कुल तारों की संख्या 100 से लेकर 200 के बीच में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग, जो मानव है, पृथ्वी है, कहीं ना कहीं इसी बीच में हम लोग हैं। तो कहीं मान के चलिए हम लोग कहीं ना किसी आकाशगंगा में रहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, हम लोग मतलब पृथ्वी की बात किया गया है, हम लोग की बात किया गया है, हम लोग भी किसी न किसी आकाशगंगा में रहते हैं। तो उस आकाशगंगा का क्या नाम है? तो आप लोग सुने होंगे मंदाकिनी, या इसी को दूध मेघला भी कहा जाता है, या इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग जिस आकाशगंगा में, जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना चाहिए। इसका हम लोग कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी भी कहते हैं इसको,
या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आकाशगंगा है, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है, तो मंदाकिनी नाम है, या इसी को दूध मेखला कहते हैं, या इसी को मिल्की वे कहते हैं। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे एक भी कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं बोला है देने के लिए, लेकिन आपको एक क्वेश्चन लास्ट है। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं जिसका नाम मंदाकिनी है, तो हमारे नज़दीक वाला आकाशगंगा का क्या नाम है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अरबों 100 अरब आकाशगंगा है, लेकिन हम सभी आकाशगंगा का नाम हम नहीं जानेंगे, सभी का अध्ययन करना सही नहीं रहेगा, इतना मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं जिसका नाम मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है या मिल्की वे है, उसके बगल में एक आकाशगंगा है जिसकी काफ़ी दूर है। कितना प्रकाश वर्ष है? बहुत काफ़ी बड़ा प्रकाश वर्ष है हमारे बगल में जो आकाशगंगा है। तो ये बताना है हम लोग जिस आकाशगंगा में दैट इज कॉल्ड मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे में रहते हैं, तो हमारे बगल के आकाशगंगा या हमारे सबसे नज़दीक के आकाशगंगा का क्या नाम है? ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी समझ पाएंगे आप ये क्लास को सीखे हैं, समझे हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा आपको बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हम बात करते हैं, हमारा जहाँ नज़र है, हमारा नज़र है पृथ्वी पे। हम पृथ्वी पर भी आएंगे, पृथ्वी के साथ साथ हम भारतीय भूगोल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर वे से भारत के मानचित्र पर भी आने वाले हैं। और जहां आप बैठे हुए हैं उसका भी हम चर्चा करेंगे, पृथ्वी पर ही है, इंडिया में ही है। यदि हमारा वीडियो इंडिया से बाहर है तो वो भी पृथ्वी पर ही है, और यदि हमारे लैंग्वेज को वे लोग समझ रहे हैं भारत के लोगों से, भारत के बाहर से, तो उनको भी बहुत सा चीज़ यहाँ से प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे आप लोगों को, अब हमारा जो मिल्की वे है उसको एक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं है, हमको नॉलेज मिलना चाहिए। चलिए आइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड, जो हमारा आकाशगंगा है उस पर हम थोड़ा कुछ बात करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे? चलिए आइए दोस्तों, हम लोग, अब हमारा जो आकाशगंगा है दैट इज कॉल्ड मंदाकिनी। हमारा जो आकाशगंगा है मंदाकिनी है, और हम जानते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा में तारों की संख्या, तारों की संख्या जो होने वाला है, अब ये जस्ट बताए हैं 100 से लेके 200 अरब के बीच में है। बहुत बड़ी मात्रा में तारा है। और हमारा आकाशगंगा जिसमें मंदाकिनी है, या इसी को हम लोग कहते हैं मिल्की वे, मिल्की वे, उसका जब हम डिजाइन तैयार करें। अच्छा एक मिनट, आपसे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर जो भी है इसको नोट करते जाइएगा। कभी कभी पूछा जाता है आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो सर्पिलाकार होता है, याद रखेंगे, स्पाइरल होता है। तो आकाशगंगा का आकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार। यानी आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार, मतलब स्पाइरल होता है, स्पाइरल। स्पाइरल कैसा होता है दोस्तों, तो देखिए, जैसे आकाशगंगा के मध्य में एक ब्लैक होल होती है, और ब्लैक होल होने के बाद ये इस तरह से ऐसे चलती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। आप लोग काफ़ी स्पाइरल वाला खरीदते हैं, तो इसी तरह से आप लोग देखते होंगे। तो हमारा कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन, आकाशगंगा का आकार, जितने भी आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड में, सबका आकार ऐसा ही होता है। और यहीं पे हम जानते हैं ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस है, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस है, और इसी हाइड्रोजन गैस के संलयन से यहाँ तारा का जन्म होता है। एक तारा ये हो गया, एक तारा ये हो गया, इसी तरह से ढेर सारा तारा होता है, और अपना भुजा में चलते हुए
लास्ट में चलते हुए इसका भी कुछ उम्र होता है, दैट इज कॉल्ड ये ब्लैक होल। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, आकाशगंगा के सेंटर पे जो होता है उसे कहते हैं ब्लैक होल। ये ब्लैक होल, यानी लास्ट में जितने भी तारा का जन्म होता है और जब ये तारा अपना वृद्ध अवस्था में चली जाती है तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक होल में जाके समा जाती है। तो ये हमारा जो आकाशगंगा का जो आकार है वो एक प्रकार का स्पाइरल होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इस स्पाइरल में बहुत सा भुजा होती है। देखिए यहाँ पर भुजा की संख्या पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आकाशगंगा पर निर्भर करता है कितना बड़ा आकाशगंगा है, नहीं है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं दैट इज कॉल्ड मंदाकिनी, उसमें मात्र 3 भुजा है। इस आकाशगंगा में मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको तो बताया इसमें 7 भुजा है, लेकिन वास्तविक से हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसमें पूछ दिया जाए कितनी भुजा है तो 3 भुजा है। तो याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे, आप लोगों से गुजारिश है सभी बच्चे कॉपी जरूर बनाइए, क्योंकि जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन बता रहे हैं, टू द पॉइंट ऐसा ही आएगा, लेकिन बशर्ते आप इसको याद करते जाइए। काफ़ी डिटेल्स बात करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन से ही क्या होता है, तारा। यहाँ तारा का जन्म होता है। देखिए यहाँ पर तारा का क्या होता है, जन्म होता है इस छोर पे, जिसे भ्रूण तारा कहा गया। भ्रूण तारा, जब भ्रूण तारा मतलब जन्म होना। और यहाँ पर जब ये बीच में पहुँचता है कोई तारा, यहाँ पे इसे प्रौढ़ तारा कहा गया। प्रौढ़ तारा, युवा तारा। और लास्ट में जब यह तारा यहाँ पहुँचता है तो उसे वृद्ध तारा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध तारा, वृद्ध तारा। और यह वृद्ध तारा अंत में ब्लैक होल में समा जाती है। तो कभी कभी पूछा जाएगा तारा का मृत्यु, तारा का मृत्यु होने के बाद ब्लैक होल में समा जाती है, ब्लैक होल क्या होता है, तो एक प्रकार की होल होती है जहाँ पर जितने भी तारा हो, ग्रह हो, अंत समय में उसी में जाके समा जाता है। तो क्या हम लोग भी एक समय आएगा, हम लोग तो उस समय नहीं रह पाएंगे, लेकिन सूरज, चांद, सितारा जितने भी देख रहे हैं आप लोग, एक समय आएगी जो हम लोग भी, एक पृथ्वी भी ब्लैक होल में समा जाएगी जब हमारा सूर्य का अंत हो जाएगा। क्योंकि सूर्य का भी एक उम्र है, 4.5 अरब साल पहले इसका उत्पत्ति हुआ और इसका आयु भी लगभग उतना ही है। उसके बाद ये हमारा जो सूर्य है अपनी सारी ऊष्मा को खो देगा और अंत में एक दिन जाके ब्लैक होल में समा जाएगी। और जब हम लोग सूर्य भी ब्लैक होल में जाएगी तो इसके आसपास जितने भी ग्रह, उपग्रह, वो भी उसके साथ साथ ब्लैक होल में समा जाएगी। तो कभी ना कभी जितने भी देख रहे हैं आँख से, जितने भी सूरज चांद है, सभी न सभी चमकता हुआ है, लेकिन एक समय आएगी, चाहे इसका 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 400 करोड़ हो, 500 करोड़ साल हो, एक ना एक दिन सभी तारे ब्लैक होल में समाएगी। ये बात एकदम समझ जाइए। ऐसे ही है दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का यही है, जन्म लेना, मृत्यु होना। एक तरफ हमारे पास ब्रह्मांड में इतना हाइड्रोजन गैस है तो वहाँ तारा का जन्म होगा और एक समय जाने के बाद तारा की मृत्यु हो जाएगी, ब्लैक होल में चली जाएगी। तो ये प्रकृति का नियम है, ये चलते ही रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार हो गया। लेकिन हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसमें कुल कितनी भुजा है, तो ये पूछा जाएगा। तो हमारे आकाशगंगा में कुल भुजा याद रखेंगे 3। हम लोग के आकाशगंगा में कुल कितने भुजा है, तो 3 भुजा है, याद रखेंगे। एक ऐसे हुआ, 1 2 3, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और पूछा जाएगा हम लोग मतलब सूर्य,
या हम ही लोग हैं। हम लोग आकाशगंगा की किस भुजा में है? तो दूसरी भुजा में है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हमारे सौरमंडल, ऐसे भी कह सकते हैं हमारे सौरमंडल, अभी सौरमंडल की बात करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सौरमंडल इज द पार्ट ऑफ द आकाशगंगा। क्योंकि यहाँ से हम सारी चीज़ को चर्चा करेंगे एक एक करके, बहुत ही बारीकी से मैप के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिए। हम कोशिश करते हैं आपको, जो आप लोग रटते हैं एकदम माथा पर जोर दे दे के समझने की कोशिश कम, रटने के ज़्यादा, तो हमारा ध्यान रहेगा। सो आप लोग को मैप के माध्यम से थोड़ा समय लेके समझाने की कोशिश करने का। तो हमारे सौरमंडल में, या हमारे सौरमंडल आकाशगंगा के दूसरी भुजा पर स्थित है। हम लोग यहां पर स्थित हैं। अब हम लोग बात करें हमारे सौरमंडल, तो जिस प्रकार से देखिए, जितने भी आपके पास तारा है उसके पास अपना कुछ ना कुछ एक सौरमंडल होता है, उसके पास अपना ग्रह होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास नेक्स्ट की बात करेंगे, तो सौरमंडल पे हम लोग अब अगला क्लास देंगे। तो एक बात यहाँ पर हम लोग लिखाना जाएंगे, जिस प्रकार से सुनिएगा, जिस प्रकार से एक यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर 2 मिनट और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, जैसे बहुत सा ग्रह मिलकर, याद रखेंगे, या एक ब्रह्मांड है। यहाँ पर गौर से समझिएगा, 2 मिनट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं बता रहा हूँ। एक ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मांड को हम लोग तोड़ते हैं, ब्रह्मांड को जब हम लोग डिवीजन करते हैं, तो वो आकाशगंगा बनता है। आकाशगंगा मतलब कि एक ब्रह्मांड में बहुत सा आकाशगंगा होता है, और जब बहुत सा आकाशगंगा में जब हम लोग तोड़ते हैं तो बहुत सा तारा होता है, और जब बहुत सा तारा को जब हम तोड़ते हैं तो वो सौरमंडल कहलाता है। और जब सौरमंडल को जब तोड़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, ग्रह और उपग्रह होता है। तो हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जान गए, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ढेर सारा इसमें आकाशगंगा की जानकारी प्राप्त हुआ, और एक आकाशगंगा में करोड़ों की संख्या में तारा निकला, और एक तारा से हमारा सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ। सौरमंडल ग्रह उपग्रह सूर्य से बना हुआ है। तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। इतना चीज़ आप लोग को जानकारी हुआ, बेसिक क्लास मैंने आज बताया। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो सौरमंडल, हमारे सौरमंडल के बारे में समझेंगे, जिसमें सूर्य की भी चर्चा करेंगे। बुध ग्रह, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। हम लोग धीरे धीरे पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं। तो आज दोस्तों मैंने लगभग 40 मिनट की क्लास में, 45 मिनट की क्लास में आप लोग को ये समझाने की कोशिश किया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कैसे प्रकार से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, उससे फिर कैसे तारा का विकास हुआ, तारा की मृत्यु कैसी होती है, इसमें कितनी भुजा होता है, किस तरह का आकार होता है, उस बातों को चर्चा किया। आशा करते हैं आप लोग ने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखे, और आशा करते हैं अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा वहाँ भी पहुँचाइए जिसकी ज़रूरत है, और अंत तक वीडियो देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे अगला क्लास इससे भी बेहतर क्लास हो, और कोशिश करेंगे बेहतर क्लास देने का भी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।